मल्टी थ्रेडिंग पे आ जाते हैं। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, एक पैरेलल प्रोसेसिंग की तरह होता है। हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी प्रोसेस रन हो रही है। फॉर एग्जांपल हम ब्राउज़र रन कर रहे हैं, वीडियो प्लेयर रन कर रहे हैं और टेक्स्ट एडिटर रन कर रहे हैं, तो वो सारी प्रोसेस एक साथ रन हो रही है, तो इसको मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग करने के दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। पैरेलल प्रोसेसिंग को मल्टीटास्किंग भी कहते हैं। मल्टीटास्किंग करने के दो तरीके हो सकते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टी थ्रेडिंग। सपोज़ मेरा जो टेक्स्ट एडिटर है, उस टेक्स्ट एडिटर को मैंने दो काम करवाने हैं, ठीक है। मुझे उसमें टाइप भी करना है और मुझे उससे बैकग्राउंड में कुछ प्रिंट भी करना है। ये दोनों हम पैरेलली करना चाहते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, या तो मैं दो अलग अलग प्रोसेस क्रिएट कर सकता हूँ। एक प्रोसेस आपका टाइप करेगा, एक प्रोसेस प्रिंट करेगा। दूसरा तरीका क्या है कि मैं दो थ्रेड्स क्रिएट कर सकता हूँ। एक थ्रेड 1 क्रिएट किया, थ्रेड 2 क्रिएट किया, एक टाइप कर रहा है और एक प्रिंट कर रहा है। अब थ्रेड्स क्या होता है, थ्रेड में आपका एक ही टेक्स्ट एडिटर के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक ही टेक्स्ट एडिटर आपका दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। लेकिन जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है कि ये दो अलग अलग प्रोसेस है, ठीक है। इसमें आपके दो टेक्स्ट एडिटर अलग अलग क्रिएट होंगे। ये भी एक टेक्स्ट एडिटर होगा, ये दूसरा टेक्स्ट एडिटर होगा, ठीक है। फिर वो दो अलग अलग प्रोसेस क्रिएट हो रही है। यहाँ पे क्या है, आपका एक ही टेक्स्ट एडिटर है, वो टेक्स्ट एडिटर दो पार्ट में स्प्लिट हो जा रहा है, तो इसको हम मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। मल्टी थ्रेडिंग का क्या एडवांटेज है, ये लाइट वेट होता है और ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है। लेकिन मल्टी थ्रेडिंग का डिसएडवांटेज है कि ये पावरफुल नहीं होता है। अगर आपको कोई बहुत बड़ा टास्क परफॉर्म करना है तो आप फिर मल्टी प्रोसेसिंग यूज़ करोगे, ठीक है। तो मल्टी थ्रेडिंग की डेफिनेशन क्या हो जाती है, मल्टी थ्रेडिंग, थ्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ सेम प्रोग्राम विच कैन रन कंकरेंटली, ठीक है। आपका एक ही प्रोग्राम दो पार्ट में स्प्लिट होगा और वो दोनों आपके कंकरेंटली या फिर पैरेलली रन होंगे। इट हैज़ सेपरेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन। जो थ्रेड होता है वो कुछ अलग टास्क परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। अब ये मेरा CPU है और मुझे ये तीन प्रोसेस रन करनी है। मुझे ब्राउज़र, टेक्स्ट एडिटर, वीडियो प्लेयर इस CPU में रन करना है। लेकिन अब CPU में एक बार में सिर्फ एक ही प्रोसेस रन हो सकती है, तीनों प्रोसेस एक साथ नहीं रन हो सकती है। तो हमारे पैरेलल प्रोसेसिंग कैसे होती है, ये तीनों हम एक साथ कैसे रन कर पाते हैं। इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है। इसमें क्या होता है, टाइम स्लाइसिंग होती है। टाइम स्लाइसिंग मतलब P1 आपका थोड़ी देर के लिए रन होगा, उसके बाद आपका P2 प्रोसेस आ जाएगी, फिर P2 थोड़ी देर के लिए रन होगा, फिर P3 आ जाएगी, फिर P3 थोड़ी देर के लिए रन होगा, फिर P1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है। जब कोई प्रोसेस स्विच होती है, पहले P1 रन हो रहा है, फिर P2 आई, तो कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मतलब प्रोसेस चेंज हो रही है, ठीक है। फिर P2 रन हो रहा था तो P2 से कॉन्टेक्स्ट स्विच होकर P3 आया, P3 से कॉन्टेक्स्ट स्विच होकर P1 आया, ठीक है। और ये तो फास्ट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है कि हमें फील आती है कि पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है, लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है, एक बार में एक ही प्रोसेस रन हो रही है। ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इसमें CPU साइकिल्स होते हैं। साइकिल्स क्या होते हैं, ये अलग अलग CPU साइकिल है। CPU ये पहली साइकिल है, ये दूसरी साइकिल है, ये तीसरी साइकिल है। अब हर एक साइकिल में कोई सी भी प्रोसेस रन हो सकती है। सपोज़ मुझे तीन प्रोसेस रन करनी है, P1, P2, P3। यहाँ पे पहले P1 रन भी, उसके बाद नेक्स्ट साइकिल में सपोज़ अगेन फिर से P1 रन भी, फिर नेक्स्ट साइकिल में सपोज़ फिर से P1 रन भी, फिर नेक्स्ट साइकिल में P2 रन भी है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट साइकिल में P1 रन भी, फिर P3 रन हुआ है, फिर P2 रन हुआ है, फिर P1 रन हुआ है। तो हर एक साइकिल में ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि कौन सी प्रोसेस रन होगी। अब यहाँ पे देखो कि तीन कंटिन्यूस साइकिल में P1 रन भी है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी प्रोसेस के पास ज़्यादा प्रायोरिटी होती है तो ज़्यादा रन होता है। ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है, ठीक है। और कभी ऐसा हो जाता है कि किसी प्रोसेस की बहुत कम प्रायोरिटी है तो उसको बहुत कम चांस मिल रहा है रन होने का। इसको स्टारवेशन भी कहते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट है। अब ये CPU में प्रोसेस रन हो रही है और ये अलग अलग साइकिल्स है। अब एक बार में सपोज यहाँ पे P1 रन हो रही है, फिर यहाँ पे P1 रन हो रहा है, यहाँ पे भी P1 रन हो रहा है, यहाँ पे P2 रन हो रहा है। तो बाकी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस एक क्यू में स्टोर होती है, ठीक है। इसको रेडी क्यू कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी नई प्रोसेस है उसको यहाँ से उठाएगा, ठीक है। तो अभी सपोज़ P1 रन हो रहा है तो P2 और P3 इस क्यू में वेट कर रही है। फिर यहाँ पे P1 रन हो रहा है तो P2 P3 वेट कर रहे हैं, यहाँ पे भी P1 रन हुआ है, P2 P3 वेट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि P1 को उसने उठा के इधर डाल दिया, P1 को यहाँ डाल दिया और यहाँ से P1 को उठा के इसमें डाल दिया P2 को, ठीक है। तो अब P1 और P3 हमारी क्यू में वेट कर रहा है और P2 यहाँ पे रन हो रहा है। फिर यहाँ पे सपोज़ अगेन फिर से P1 आया, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, इस P1 को यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया, ठीक है। और जो P2 था इस P2 को यहाँ से उठा के वापस रेडी क्यू में डाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रोसेस आपकी यहाँ पे CPU में रन हो रही है वो रनिंग स्टेट में है,
ठीक है, ये P1 एक बार में एक ही प्रोसेस रन हो रही है, तो ये प्रोसेस आपके रनिंग स्टेट में है। तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस रनिंग स्टेट में? P1। इस साइकिल में P1, इसमें P1, इसमें रनिंग स्टेट P2, P3, ठीक है। तो एक बार में एक ही प्रोसेस रनिंग स्टेट में हो सकती है, और बाकी प्रोसेस क्या है आपकी रेडी स्टेट में, ठीक है। वो क्यू में वेट कर रहे हैं, वो अभी रेडी, वो रन नहीं हो रहा है, लेकिन रेडी है कि CPU ऑपरेटिंग सिस्टम उनको रन कर सकता है। तो यहाँ पे P3 और P2 रनिंग स्टेट में होगी, ठीक है। यहाँ पे P3 P2 रनिंग स्टेट में होगा, P3 P2 P3 P2, यहाँ पे P1 और P3 रनिंग स्टेट में होगा, यहाँ पे P2 P3, यहाँ पे P1 और P2 रनिंग स्टेट में होगा, इस तरीके से, ठीक है। अब लाइफ साइकिल ऑफ ए थ्रेड देख लेते हैं, ये भी इसके स्टेट में ही बेस्ड है, ये ग्रीन इसके स्टेट्स होती है, ठीक है। न्यू स्टेट क्या है, ये आपको डायग्राम मिलेगा beldung.com में, ठीक है। ये अच्छी वेबसाइट है जावा ट्यूटोरियल्स के लिए, आप यहाँ से देख सकते हो। तो बेल्डंग में आप लाइफ साइकिल ऑफ ए थ्रेड सर्च करोगे तो आपको ये इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जब कोई प्रोसेस न्यू स्टेट में कब होगी, कोई थ्रेड न्यू स्टेट में कब होगी, जब आपको सपोज़ कोई थ्रेड को जब आपने क्रिएट किया है, 2 स्टेप होते हैं। पहले थ्रेड आपको क्रिएट करना होता है, फिर उस थ्रेड को आपको स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो जब आपने थ्रेड को क्रिएट किया है लेकिन उसको स्टार्ट नहीं किया है, तो वो न्यू स्टेट में है। फिर जैसे ही आप उसको स्टार्ट करोगे तो वो रनेबल इन दोनों स्टेट में से आ जाएगा, इनको रनेबल्स कहते हैं, ठीक है। तो रेडी स्टेट क्या है, वो रेडी स्टेट वो रेडी क्यू में वेट कर रहा है, फिर रेडी क्यू से जब ऑपरेटिंग सिस्टम उसको उठाएगा, शेड्यूल कर देगा, तो वो रनिंग स्टेट में आ जाएगी। फिर उसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी, उसको वापस रेडी क्यू में डाल देगा, तो वो रेडी स्टेट में आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस का लाइफ साइकिल है, ठीक है। हमारे बहुत सारी प्रोसेस अलग अलग रन कर रही है। तो सपोज़ मैं सिर्फ P1 का डायग्राम देख रहा हूँ यहाँ पे, P1 पहले न्यू से आपके रेडी क्यू में आई, तो वो रेडी स्टेट में होगी। फिर P1 जब आपकी रन हो रही है तो वो रनिंग स्टेट में होगी। फिर P1 जब एग्जिट हो जाएगी तो वो टर्मिनेटेड होगी। उसके बाद ये 3 स्टेट होती है नीचे, इन तीनों को नॉन रनेबल स्टेट्स कहा जाता है। इसमें टाइम वेटिंग, वेटिंग और ब्लॉक, ठीक है। इसमें बस इतना ये समझना है कि यहाँ पे आपकी प्रोसेस रन नहीं हो सकती है, आपको प्रोसेस या फिर थ्रेड्स को रन करना अलाउड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोसेस सिर्फ यहाँ पे रन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वो वेट कर रही है रन होने का, लेकिन वो रन होना इसको अलाउड है। इन तीनों में क्या है कि प्रोसेस को रन करना अलाउड नहीं है। ये तीनों स्टेट में कब आएगा, अब सपोज़ आपने तीनों ये सारे फंक्शन कॉल किए, तो वो इस स्टेट में आ जाएगा। इस स्टेट में से वापस कैसे जाएगा, इन कंडीशन में, या तो आप ये फंक्शन कॉल करोगे या फिर जब टाइम इलैप्स हो जाएगा, ठीक है। फिर वेटिंग स्टेट में कब आएगा, जब आप ये फंक्शन कॉल करोगे, तो वो वेटिंग स्टेट में आ जाएगा, फिर प्रोसेस रन नहीं हो सकती है। फिर वो वापस रिज्यूम कब होगी, जब आप ये फंक्शन कॉल करोगे नोटिफाई और नोटिफाई ऑल, ठीक है। ब्लॉक्ड आपकी एक स्पेशल कंडीशन है, ब्लॉक में कब आएगा, सपोज़ ये थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। मान लो आपके बहुत सारे थ्रेड्स हैं, ठीक है, T1 T2 T3, ये थ्रेड सारे एक साथ रन होते हैं, ठीक है। आपको ये देखना है कि थ्रेड्स आपका एक साथ रन हो रहा है। अब आप चाहते हो कि इन तीनों थ्रेड्स में से सिर्फ एक बार ही एक थ्रेड रन हो, ठीक है। तो ये कैसे हम करेंगे अचीव, आपको यहाँ पे एक लॉक रख देना है, ठीक है। ये लॉक रख देना, तो जो थ्रेड सबसे पहले आएगा, मान लो सबसे पहले T2 थ्रेड आया, तो T2 थ्रेड क्या करेगा, ये लॉक एक्वायर कर लेगा। तो जिस थ्रेड के पास लॉक होगा सिर्फ वो थ्रेड्स रन कर सकता है। रन होने के बाद तो ये थ्रेड आपका रन हो सकता है, बाकी T1 और T2 आपका ब्लॉक्ड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। इसको ब्लॉक्ड स्टेट कहते हैं। तो ये T1 T2 क्या कर रहे हैं, आपका इस लॉक का वेट कर रहे हैं, ठीक है। इसको ऑब्जेक्ट मॉनिटर कहते हैं, लॉक को ऑब्जेक्ट मॉनिटर कहते हैं। तो ये T1 आपका रनिंग स्टेट में होगा, लेकिन T1 और T3 आपका ब्लॉक्ड स्टेट में आ जाएगा। T1 T3 रन नहीं हो सकता है। कब तक रन नहीं हो सकते हैं, जब तक T2 रन हो रहा है, ठीक है। तो T2 जैसे यहाँ पे रन हो गया तो T2 लॉक को रिलीज़ कर देगा, ठीक है। लॉक को वो रिलीज़ करेगा, तो अब T1 और T3 में से जिसने लॉक एक्वायर किया फिर वो आगे बढ़ जाएगा, फिर वो रन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम चाहते हैं एक बार में एक ही थ्रेड रन हो, तो हम यहाँ पे लॉक रख देंगे। जिसके पास लॉक आएगा वो रन होगा, बाकी की आपकी ब्लॉक्ड स्टेट में आ जाएगी, ठीक है। फिर जो रन हो रहा है, अगर उसने लॉक रिलीज़ कर दिया तो फिर वो लॉक रिलीज़ होने के बाद बाकी में से कोई उसको एक्वायर कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये लॉक काम करता है, इसको थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। तो लाइफ साइकिल ऑफ ए थ्रेड्स ये है।